हाँ, तो आपको ये पता है कि हम लोग क्लास 9th का दूसरा चैप्टर यानी पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो कुछ कंसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया, 2 क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज आपको समझना है। लास्ट क्लास में एक चीज गुणनखंड प्रमेय के बारे में शायद बताया गया था आपको। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय को एक बार समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय पे करेंगे, पहले समझ लेते हैं गुणनखंड प्रमेय, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सभी लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी कोई बहुपद आपको दिया गया है एफ एक्स, देखिए गुणनखंड प्रमेय कहता क्या है, कोई भी बहुपद एफ एक्स दिया गया है, आपको यह बताया गया था कि एफ एक्स, पी एक्स, जी एक्स, ये सारे क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का नाम होता है। तो कोई बहुपद अगर एफ एक्स दिया हुआ है और एफ ए का मान अगर जीरो हो रहा है, एफ ए का मान क्या हो रहा है, अगर जीरो के बराबर हो जा रहा है, एफ ए का मान जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एफ ए का मान जीरो होने का मतलब हुआ कि अगर हम एक्स का मान ए पुट कर दे इस बहुपद में, ठीक है, एक्स का मान अगर आपने ए पुट कर दिया इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान कितने के बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट यही है, आप अपने बुक में भी देखोगे तो ये लिखा मिलेगा, यदि एफ ए बराबर जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए क्या होगा, इस बहुपद का एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, x माइनस ए एक गुणनखंड होगा। ठीक है, किसका गुणनखंड होगा, बहुपद एफ एक्स का। ठीक है, ये समझ में आया कि यदि एफ ए जीरो के बराबर है तो x माइनस ए गुणनखंड होगा। अब देखिए, अगर मान लो अगर आपने एफ एक्स, कोई बहुपद हमें दिया गया एफ एक्स, ठीक है, इसमें आपने टू पुट कर दिया, मान लो आप इसमें एक्स का मान टू पुट कर रहे हो, तो एक्स का मान अगर टू पुट करोगे, इसका मतलब आप एफ टू निकाल रहे हो। लास्ट क्लास में बताया गया था एक्स का मान टू पुट करने का मतलब हुआ एक्स का मान टू रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा, यानी एफ टू पुट करोगे, एफ टू निकालोगे। और अगर आपने एफ टू पुट किया है ना, एक्स का मान टू पुट किया और एफ टू का मान जब निकालोगे, और अगर वो मान जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, अगर वो जीरो के मान के बराबर आ रहा है मतलब टू उसका शून्यक होगा, और अगर शून्यक हो गया इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स माइनस टू जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक्स माइनस टू क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, चलिए, तो दो चीजें, अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं कराया जा रहा है, अभी समझाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर एफ टू जीरो के बराबर है तो एक्स माइनस टू एक गुणनखंड होगा। इसको उल्टे तरीके से भी आप बोल सकते हो। उल्टे तरीके से बोलने का मतलब हुआ कि अगर एक्स माइनस टू एक गुणनखंड है, किसका, इस एफ एक्स का। ठीक है, अगर एक्स माइनस टू एफ एक्स का एक गुणनखंड है तो एफ टू का मान जीरो के बराबर होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं उल्टा तरीके से, इस तरीके से भी आप स्टेटमेंट बोल सकते हो कि अगर x माइनस ए, ध्यान से सुनिएगा, x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। ठीक है, अगर x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ ए का मान, एफ ए का मान क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब एफ ए का मान कैसे किया, जो भी गुणनखंड आपको दिया रहता है, ठीक है, जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है एक्स माइनस ए, इसको आप जीरो के बराबर कर दोगे, यहां से एक्स का मान ए आ जाएगा, है ना। तो अगर एक्स माइनस ए, एक्स का मान ए पुट करने पे वो जीरो के बराबर आएगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मान लो कोई बहुपद आपको दिया गया, उदाहरण से आपको ज्यादा बेटर समझ पे आएगा। अगर हमारे पास कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये हमारे पास बहुपद है। अगर मान लेते हैं कि इसमें x का मान अगर हम एक रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, x का मान आप अगर एक रख दोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए, f1 का मान कितना मिलेगा ये बताइए, आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देखो तो f1 का मान जीरो मिल जाएगा। तो अगर f1 का मान जीरो हो रहा है यानी x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का। ठीक है, x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड होगा।
यही फैक्टर थ्योरम कहता है, ये गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, x-1 एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसको उल्टे तरीके से बोल रहा हूं। ठीक है, उल्टे तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं कह रहा हूं x-1, ठीक है, x-1 क्या है, एक गुणनखंड है किसका, x² - 4x + 3 का। x-1 एक गुणनखंड है, ठीक है, x² - 4x + 3 का। तो आप क्या करोगे, मान लो इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक नाम दे दिया fx = x² - 4x + 3। अगर x-1 fx का एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा रहेगा कि x-1 एक गुणनखंड है, तो x-1 को आप 0 के बराबर करोगे। ठीक है, x-1 को आप 0 के बराबर करोगे, यहां से x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 1 आ जाएगा, यानी आपको ये पता चल रहा है कि आप अगर x का मान 1 इसमें पुट कर दोगे तो हमेशा f1 का मान 0 ही के बराबर आएगा। ठीक है, f1 का मान कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि अगर x-2 कोई बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसको समझिएगा, अगर x-2 px का एक गुणनखंड है तो क्या कहेंगे, p2 क्या है, p2 का मान कितने के बराबर होगा, ये बताइए, p2 का मान कितने के बराबर होगा। आप क्या करोगे, x-2 अगर एक गुणनखंड है तो x-2 बराबर 0 करोगे और x बराबर 2 आ जाएगा, यानी x का मान जब आप 2 पुट कर दोगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 0 के बराबर आएगा। ठीक है, यही आपको समझना है। अगर मैं कह रहा हूं x+2 एक गुणनखंड है किसका, gx का, gx एक बहुपद है, x-2 अगर gx का एक गुणनखंड है तो आप क्या बोलोगे, तो देखो हम यही कह सकते हैं कि अगर ये गुणनखंड दिया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप बोलोगे x+2 को आप 0 के बराबर लिखोगे, यहां से x का मान -2 आएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो कि g-2 जो आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आएगा, g-2 0 के बराबर आएगा। अब g-2 लिखने का मतलब आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, x का मान आप 0 पुट कर दोगे, सॉरी x का मान आप -2 पुट करोगे और उसका मान हमेशा 0 के बराबर आएगा। यस सर। सर बस यही है कि जो = इसको सबसे पहले 0 पे रखना होता है, उसके बाद उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में तो प्लस में और प्लस में तो माइनस में। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको 0 के बराबर रख दो और यहां से x का मान निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से लिख के आगे 4x + 3, ये सारी चीज याद नहीं करना है कि आपको साइन बदल देना है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दिया कि 4x + 3 एक गुणनखंड है कोई भी बहुपद gx का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इस वाले को 0 के बराबर कर दो, जो भी गुणनखंड दिया गया है ना उसे आप 0 के बराबर लिख दोगे, 4x + 3 = 0 लिख दोगे, यहां से x का मान आ जाएगा -3/4 और जो भी x का मान 3/4 आएगा -3/4 यहां पर आप रख दोगे, यहां से आप बोलोगे x -3/4 का मान कितने के बराबर आएगा, ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। यही सर गुणनखंड इस प्रमेय। x हाँ की जगह रखेंगे। हाँ, ये इस वाले में जो बहुपद आपको दिया रहता है उसमें x का मान अगर -3/4 रख दे तो उसका मान 0 के बराबर आएगा, यही गुणनखंड प्रमेय कहता है। ठीक है, चलिए, तो इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, सवाल उठता है कि इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पहले इसको समझा देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो पोल सेक्शन में आपको आंसर देना होगा। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख ले रहा हूं x+2। ठीक है, x+2 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है किसका, fx बराबर पॉलिनोमियल या बहुपद आपको दिया गया 2x² - 3kx + 1। ठीक है, यही बहुपद दिया गया है। ठीक है, ये बहुपद दिया गया आपको fx और बोला गया है x+2 अगर एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए, k का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो गुणनखंड दिया गया है आप इसे लोगे,
तो आप बोलोगे सर इसे मैं अगर 0 के बराबर लिख दूं, x + 2 = 0, तो यहां से x का मान -2 आएगा। ठीक है, अगर x + 2 एक गुणनखंड है, x का मान -2 निकाला, इसका मतलब अगर x का मान हम अगर यहाँ पर रख दे तो इसका मान हमेशा 0 के बराबर आएगा, यानी f - 2 का मान कितना आएगा, f - 2 का मान हमेशा 0 के बराबर आएगा। इतना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, ये सारी चीज मिटा रहा हूं। तो आपको लिखना पड़ेगा अगर x बराबर -2 आया तो f - 2 का मान 0 आएगा, गुणनखंड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, ये हमने कहां से लिखा, गुणनखंड प्रमेय से। अब f - 2 आप कैलकुलेट करोगे, x का मान -2 पुट कर दोगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 × -2 का होल स्क्वायर -3k, और x के जगह पर -2 रखा, फिर +1 लिखा, और ये किसके बराबर है, तो ये आप कह रहे हो 0 के बराबर है गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां से आप सोल्व कर दो, k का मान आपको मिल जाएगा 2 × 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 6k, और यहां से आपको मिलेगा 1 बराबर 0। इसको सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 8 + 6k + 1 बराबर 0, यानी 6k + 9 बराबर 0, यानी 6k का मान -9 और k का मान -9/6, यानी -3/2। तो k का मान कितना आया, -3/2 आया। इतना क्लियर है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। और वेरी इंपॉर्टेंट सर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोले आपने, फिर से बताओ। सर जी मेरा क्वेश्चन है 2 हाँ × ब्रैकेट -2 का स्क्वायर आपने कैसे सॉल्व किया, वहां पे तो माइनस था ना, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन। हाँ मैं समझ गया। 1 का वर्ग कितना होता है, चलो 1 का वर्ग मैं नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा हूँ 3 का वर्ग कितना होता है। चलिए आप माइक ऑन करके बताइए, 3 का वर्ग कितना होता है। सर 9 होता है। कैसे लिखा आपने, 3 × 3, 3 बराबर 9 हुआ। ठीक है, -3 का वर्ग कितना होता है, -9 होगा क्या। सर वही नहीं आ रहा समझ में, माइनस हाँ आएगा या नहीं। ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या हो गया, -3 × -3, और दो बार कोई नंबर माइनस इंटू माइनस, ये आपने पढ़ा है ना, प्लस इंटू प्लस, अगर दो बार कोई प्लस को गुना करेंगे तो पॉजिटिव आता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। प्लस को अगर माइनस से गुना कर दे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस दो माइनस मिलकर क्या आते हैं ये बताइए, दो सर प्लस आता है। दो नेगेटिव को गुना कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाता है। तो यहां से आप कर सकते हो -3 × -3 जब गुना करेंगे तो ये +9 के ही बराबर आएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 के ही बराबर आएगा। तो किसी सर भी, ये कंफ्यूजन हो जाता है, इससे पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस, उससे सम भी चलिए रॉन्ग हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर पे, ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो इस पे कुछ भी पावर आप लगा दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये याद हो गया। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, इस पे अगर इवन है, मतलब सम संख्या है, ठीक है, पावर अगर इवन है तो ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव पे अगर कोई विषम है, मतलब ऑड संख्या है ना, विषम है अगर, तो ये नेगेटिव आएगा आपका। मतलब ये क्या कह सकते हो, -2 पे अगर मैं 26 लिख दूं, अब इसका वैल्यू तो मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, -2 को अगर मैं 26 बार गुना करूं तो ये कितना आएगा ये तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि पावर क्या होगा, क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है ना, 2 से कट जा रहा है पावर, तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर -2 पे मैं 13 लिख दूं, ठीक है, तो पावर कैसा है, ऑड है या इवन है ये बताइए, सम है या विषम है। विषम। विषम है, ऑड है, मतलब 2 से नहीं कटेगा पावर, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, कितना आएगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। तो ये जो भी चीजें यहाँ पर लिखी गई, सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सर आपने इस क्वेश्चंस में 6k से पहले 8 नहीं लिया, वो वहीं पे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, पहले उस पर बाद में आते हैं, पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले ये मुझे बताओ, अगर मैं -5 पे, ठीक है, ये -5 है, ध्यान दीजिए, हेलो। -5 पे अगर मैं 13 लिख दूं, तो मुझे बस इतना बताओ ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर
नेगेटिव नंबर पे विषम संख्या अगर पावर में है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर -5 पे मैं 400 पावर कर दूं, ठीक है, अब कितना आएगा ये तो कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये पता है कि पॉजिटिव आएगा सर। ठीक है सर पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि -2 का वर्ग 4 क्यों लिखा। हाँ, अब बताइए यहाँ पर क्या डाउट आ रहा था। सर ये क्वेश्चंस दोबारा समझा दो सर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 4 लिया आपने, 8 ले लिया, फिर उससे सर 8 आपने वहीं पे छोड़ दिया, 6k + 9 = 0 लिख दिया। 8 और 1 उसको प्लस किया है तब हमारे 9 आया है ना। यहाँ देखिए 4 × 2 8 हुआ, ये 6k हुआ और ये 1 हुआ, ठीक है, बराबर 0। अब इसको देखिए यहाँ पर 8 है, ये 1 है, ये दोनों ऐड नहीं होगा क्या, ऐड हो जाएगा ना 8 + 1, तो इसको ऐड करके बस लिखा 9 + 6k, ठीक है, बराबर 0। ठीक, ये 6k क्या हुआ, ये k इसके साथ है इसलिए ये नहीं ऐड होगा, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूँ 2x + 5x तो इसको जोड़ के तो आप लिख सकते हो 7x, लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x + 5x + 3y, अब ये बस इतना ऐड होगा 7x और y वाला टर्म 3y ही रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो 6 के बराबर -9, यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, -9/6। 9/5। अब क्लियर है। यस सर। सर आपने ये सेकंड लाइन में मल्टीप्लाई लिख रखा है ना, या फिर x? सर मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई है ना, 2 × -2 का। यहाँ पर देखिए 2 × x² है, तो इस 2 को, ये वाले 2 को मैं लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है, ये 2 वो वाला 2 है, और ये x² है तो x के जगह पर मैं -2 लिखा हूं, ठीक है, यहां से आया x का मान -2। क्लियर है। अब देखिए एक बार मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूं। करना कैसा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x + 2 एक गुणनखंड है किसी बहुपद का, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड लेना है। जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है पहले गुणनखंड को लेना है, इसको 0 के बराबर करना है, यहां से जो भी मान आएगा इस वाले में आपको पुट कर देना है और उसको 0 के बराबर करके इक्वेट कर देना है। पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा, यहां से k का मान, या जरूरी नहीं है k, ABCD कुछ भी लिख के आ सकता है, उसका मान पता चल जाएगा। कितना क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं किया, अब अगला क्वेश्चन आपको करना है। चलिए ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन अभी बताएगा बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, कुछ हिंट मैं दे दे रहा हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि x - 1, ठीक है, x - 1 एक फैक्टर है, एक बहुपद है किसका, इस वाले पोलिनोमियल का, ठीक है। तो k का मान बताइए। जैसे अभी कराया बिल्कुल उस तरीके से करना है कि x - 1 अगर एक फैक्टर है, वाला हाँ सेम क्वेश्चन है, x - 1 एक गुणनखंड है, तो x - 1 को आप 0 के बराबर करो, यहां से x का मान निकालिए, उसके बाद px आपको लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है 2x² + kx + √2। तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे बताइए। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए। देखिए k का मान क्या आ रहा है, ABCD में कौन सा सही उत्तर है, ट्राई कीजिएगा। टर्न सर। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी देर वेट करते हैं, इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, ट्राई कीजिए। जिसका भी आंसर हो जाएगा बस थोड़ी देर वेट कीजिए। और मान, हाँ बताइए। सर राइट है या रॉन्ग है, चेक कहाँ करें? ये मैं बताऊंगा अभी, आपका आंसर सही है या गलत है ये मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, सही गलत जो भी आपको लगता है आप उसको करो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा।
बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ ट्राई करो, चाहे सही हो गलत हो, जो भी आपको आंसर लगता है आंसर जरूर करिए। सर आप एक बार वो मास्टर क्लास वाली बताते हुए एक बार वो वाला लास्ट क्लास में बता दोगे? यही मास्टर क्लास ही चल रही है भारती, ठीक है। मास्टर क्लास बस यही था कि आपका रिवीजन करवाया जाएगा क्लास 9th के लिए, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्लास 9th के एग्जाम का तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का एक नाम हम लोगों ने दिया मास्टर। सर आपने सारी बुक लिखवा दी, ज्यामिति में भी और क्षेत्रमिति में भी? हाँ, ज्यामिति और क्षेत्रमिति का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, तभी रिवीजन कर रहे हैं। चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। लास्ट 10 सेकंड्स और है, अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। लास्ट में हमें 4.4 वाला चैप्टर समझा दोगे? आप क्लास के एंड में आप रुक जाना और सारा डाउट पूछ लेना आपका, ठीक है। चलिए 5 सेकंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलिए मैं पोल एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन जैसा लास्ट क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है, स्टेप्स आपको ध्यान रखना है कि अगर गुणनखंड x-1 एक गुणनखंड है तो x-1 को आप 0 के बराबर लिखोगे, यहां से x का मान 1 आ जाएगा, है ना, x का मान 1 आ जाएगा। अब यहां से आपको पता चल रहा है x का मान 1 अगर हम इस बहुपद में डाल दें तो इसका मान हमेशा कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ रखा है। गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि x-a अगर किसी बहुपद का गुणनखंड है तो fa का मान 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा है x बराबर 1 पुट कर दे तो हम कह सकते हैं p1 का मान क्या होगा, p1 का मान 0 के बराबर होगा। x का मान हमने 1 रख दिया, ठीक है। कैसे, तो आप देख सकते हो ब्रैकेट में, ये गुणनखंड प्रमेय से हमने ऐसा लिखा, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से हमने लिखा, आप बता सकते हो, ठीक है। अब p1 बराबर 0 लिखने का क्या मतलब हुआ, x के जगह पर आप 0 पुट कर दोगे तो आपका जो भी बहुपद है क्या है, 2x² + kx + √2। तो मैं यहां पर बहुपद लिख दे रहा हूं 2x² + kx + √2, है ना। तो x के जगह पर आप 1 पुट करोगे तो x के जगह पर आप लिखोगे 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिखोगे k × 1 + √2, और ये किसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 2 ही होगा, ठीक है। तो k × 1 k होगा प्लस √2 बराबर 0। यहां से k का मान कितना मिलेगा, यहां से k का मान आपको मिलेगा -2 -√2। यहां से आप माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 2 + √2। अब बताइए कौन सा आंसर सही है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अब कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है, तो आप यहां से बोल सकते हो सभी ऑप्शंस को देखें तो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्लियर है, वेरी गुड। इतना क्लियर है, वेरी गुड, सर मेरा भी राइट। ठीक है। चलिए सर मेरा भी। ये समझ में आ गया ना सभी को, ये बताइए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। चलिए ये सर एक क्वेश्चन, बार जो क्वेश्चन आपने अभी किया था वो एक बार दिखा दो। ये वाली, ये तो लास्ट क्लास में हो चुका था। नो सर जो अभी क्लास में चेक कर लियो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ सर ले ली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसको आप करो, उसके पहले मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे मिलता जुलता फिर कर लेंगे, वो आप कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac को गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टराइज करना है। तो एक आपके पास क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करने का। ये क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 नंबर का। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक आपको बंद रखना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकते हैं।
और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है, सभी को आपको ध्यान से सीखना है। अब देखिए जैसे ही इसको देखोगे तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको फॉर्मूला एक दिमाग में आना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, किस फॉर्मूला पे ये बेस्ड होके ये फैक्टराइज होगा। तो आपको अगर याद है ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सोच पाओगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। ए प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैं एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी का टर्म्स है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपको दो तरीके से याद रखना है, इसको तो हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन, विस्तार कर दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बड़ा फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको उल्टे तरीके से भी आपको याद रखना है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं लिखूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप बड़ा जल्दी बोल दोगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो उल्टा भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तीन टर्म मिलके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं उल्टा लिखने की कोशिश करूं, अगर सिर्फ इतना टर्म्स दिया हुआ है, मुझे ये बताओ, अगर आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये वाले टर्म को आपको देखना है जो मैं अभी बॉक्स में लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो आप इस वाले को देख के ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये 6 टर्म आपको लिख के दिए हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 6 टर्म अगर मिल जाएगा तो आप उल्टा भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते। चलिए अगर ये आपने समझ लिया तो अभी मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये फॉर्मूला है आपके पास, ये वाला तो फॉर्मूला है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताइए फॉर्मूला में सभी जगह आपको प्लस दिख रहे होंगे, फॉर्मूला में कहीं भी आपको माइनस नहीं दिख रहा होगा, सभी जगह आप देखो तो एक्स स्क्वायर -16 फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद प्लस आया, फिर जेड स्क्वायर के बाद प्लस आया, एक्स वाई के बाद प्लस आया, एक्स वाई जेड के बाद प्लस आया, मतलब सभी पॉजिटिव है। फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला देखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, तो फॉर्मूला में सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में बोलोगे सर क्वेश्चन और फॉर्मूला में देखे तो फॉर्मूला और क्वेश्चन में अंतर है, फॉर्मूला में तो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया है हमारे पास उसमें 2 टर्म नेगेटिव है। एक तो ए बी का टर्म है ना, 16ab का टर्म क्या है, ये नेगेटिव दिख रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका है बता रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे ही पकड़ोगे। 16ab का टर्म क्या है, नेगेटिव आ रहा है। 24ac का टर्म क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये ही 2 टर्म नेगेटिव है। और कोई नेगेटिव है क्या, और भी कोई नेगेटिव है क्या, तो बोलोगे नहीं सिर्फ 2 ही नेगेटिव है, ए बी और AC नेगेटिव है बस। आप ये बताइए ए बी के टर्म और AC के टर्म में कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमन है दोनों में, ये बताइए। सर ये दोनों ही में कॉमन। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन सोचो, अगर सभी बच्चे माइक ऑन करके आंसर देंगे तो शोर मच जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चैट सेक्शन का यूज कीजिए, आंसर चैट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AB और AC में A कॉमन है। अब AB और AC क्यों चुना, सवाल उठता है कि AB और AC क्यों चुना। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो 2 नेगेटिव रहेगा सर हम उसे चुन लेंगे, ठीक है। जो 2 नेगेटिव रहेगा उसमें जो कॉमन रहेगा उसको देखें, ठीक है। तो A कॉमन था तो A को आपको नेगेटिव रखना है। सारी बातें पता चल जाएगी कि A को नेगेटिव कहने का क्या मतलब है। अभी तक ये समझिए कि A को नेगेटिव रखना है। ये समझ में आया कि कैसे डिसाइड किया कि A को नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप साइड में कहीं रफ में लिख लोगे कि A को हमें क्या रखना है, A को नेगेटिव रखना है, ठीक है। और A नेगेटिव रख दोगे तो जो बचा हुआ है B को क्या रखोगे, B को आप पॉजिटिव रखोगे, और C को आप क्या रखोगे, C को भी आप पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। इतना समझ में आया।
कि ए बी और ए सी क्यों लिया, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, जिसमें दोनों कॉमन था उसको नेगेटिव कर देना, बाकी को पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, अब समझते हैं कि ए को नेगेटिव रखना, बी को पॉजिटिव रखने, कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब देखिए जो टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, उसी को मैं लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16a² है ना। पहला टर्म क्या है, 16a²। 16a² को आप बताओ मैं 4a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये बताइए। ये सभी लोग एग्री करते हैं 16a² को मैं 4a का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, 4a का आप वर्क करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4a इंटू 4a मतलब 16a²। ठीक है, तो 16a² लिख सकते हैं। लेकिन 4a² नहीं लिखेंगे, यही सीखना है आपको। अभी आपने बोला कि सर ए वाले को नेगेटिव रखना है, ए वाले को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो जो भी यहां पर आपको नेगेटिव आया था उस वाले को आपको नेगेटिव कर देना है। तो यहां पर मैं -4a का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है 4a का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -4a का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो मैं -4a का स्क्वायर लिख दूंगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगर दूसरे टर्म को देखो तो दूसरा टर्म क्या है, 4b² है ना। दूसरा टर्म को अगर देखिए तो यहां पर है 4b²। तो 4b² को आप लिख दोगे 2b का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, 2b का होल स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। यहां पॉजिटिव ही रखोगे, इसको नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि b हमारा पॉजिटिव है। देखो यहां दिख रहा है, b को आपने बोला कि पॉजिटिव, हमने डिसाइड किया था कि b को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म क्या है, 9c² है ना। 9c² को क्या रखोगे, 9c² को आप लिखोगे 3c का होल स्क्वायर, और इसको नेगेटिव भी नहीं रखोगे, क्योंकि आपने बोला था कि c को पॉजिटिव रखना है, सिर्फ a को नेगेटिव करना था, बाकी सभी को पॉजिटिव रखना है। तो -4a² + 2b² + 3c का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये कैसे लिखा, यहां तक क्लियर तो बताइए, फिर आगे लिखेंगे। ठीक, अब अगर आपने 3 टर्म लिख लिया, इसके बाद आप रुक जाओगे, जब भी एग्जाम में सॉल्व करना इतना के बाद रुक जाना। यहां पर बोलना कि यहां पर जो दिख रहा है फॉर्मूला को देखिए और इस एक्सप्रेशन को देखिए। फॉर्मूला में पहला टर्म है x²। x² की जगह पर आपने लिखा -4a का होल स्क्वायर। अच्छा, -4a का स्क्वायर कैसे लिखा, 16a² को लिख दिया ना, 16a² को -4a का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 16a² को आप लिख सकते हो ना 4a का होल स्क्वायर। मान लो अगर मैं लिख रहा हूं 25x², तो इसको आप लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, है ना। अगर लिखा हुआ है 36y², तो आप इसको लिख सकते हो 6y का होल स्क्वायर, या फिर आप -6y, यहां माइनस लगा सकते हो, यहां माइनस लगा सकते हो, दोनों ही सही होंगे। पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां के बाद आपको क्या बता रहा था कि x² की जगह पर आपने -4a का स्क्वायर लिखा, मतलब x का मान -4a के बराबर है। ये क्लियर है कि x² के जगह पर आप -4a का होल स्क्वायर लिख रहे हो। जो फॉर्मूला में x² है, x² की जगह पर आप -4a का स्क्वायर लिख रहे हो, यानी स्क्वायर दोनों जगह से हटा दे तो x की जगह पर आप -4a लिख रहे हो, है ना। तो यहां से ये डिसाइड कर लेना है आपको अपने मन में, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इतनी चीजें, ये आपको मन में ही डिसाइड कर लेना है कि ये जो -4a है, ये -4a x के जगह पर लिखा जा रहा है, ये जो 2b है ये y के जगह पर लिखा जा रहा है, ये y² का टर्म दे रहा है, और ये जो 3c है ये z के जगह पर दे रहा है ना, ये z² है। तो यहां से आपको x² + y² + z², इतना दिखा, x² + y² + z², इतना 3 चीज दिख गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 3 टर्म हमें और लिखने हैं। वो 3 टर्म कौन से हैं, 2xy + 2yz + 2xz, ये 3 टर्म और लिखने हैं। अब देखिएगा, आपके क्वेश्चन में यहां पर माइनस रहे या प्लस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको प्लस ही लिखना है। फॉर्मूला में जो है वही लिख दो। तो फॉर्मूला में यहां पर देखो -16 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, आपको प्लस ही लिखना है, हमेशा प्लस लिख दो। फॉर्मूला को देखिए, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 के जगह पर 2 लिख दो। मुझे ये बताओ x के जगह पर मैं क्या लिखूं, x के जगह पर आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला में x लिखा हुआ है, x के जगह पर आप क्या लिखोगे ये बताइए। -4a, वेरी गुड, है ना, -4a लिखोगे, क्योंकि आपने बोला x की जगह पर -4a लिख रहे हैं हम, तो x की जगह पर -4a लिखोगे। ठीक है, y की जगह पर क्या लिखोगे ये बताइए, y की जगह पर क्या लिखोगे,
तो y के जगह पर आप कह रहे हो 2b लिखेंगे सर, है ना, y के जगह पर आप 2b लिखोगे, इतना क्लियर है, y के जगह पर 2b लिखेंगे। अब इसको चेक कीजिए, इसको आप चेक करोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है, 4 2 जा 8, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 16ab, और ये नेगेटिव का आएगा। तो देखो ऊपर में जो -16ab लिखा है ना, क्वेश्चन में जो आपका -16ab है, इसी को मैं ऐसे लिख दिया 2 इंटू -4a इंटू 2b, -16ab को ही लिखा गया है 2 इंटू -4a इंटू 2b। इतना क्लियर है कि -16ab को बस लिखने का ये तरीका था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला को देखोगे आप, यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो फिर से आप प्लस लिख दोगे। फिर इस वाले टर्म को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2yz का टर्म, तो यहाँ पर 2 लिखोगे। y के जगह पर क्या लिख रहे हो, अभी आपने बोला y के जगह पर सर 2b लिख रहे हैं, है ना, y के जगह पर आप 2b लिखोगे। z के जगह पर क्या लिखोगे ये बताइए, z के जगह पर आप क्या लिखोगे ये बताइए, z के जगह पर आपने क्या लिखा, 3c लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 3c लिख दे रहा हूँ। ठीक है, z के जगह पर 3c, मतलब यहां तक हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz का टर्म लिख दिया। अब एक टर्म और बचा 2xz का टर्म, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 2xz का टर्म, तो प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया। x के जगह पर आप क्या लिखोगे, x के जगह पर आप लिख दोगे -4a, ठीक है, -4a, ठीक है, और z के जगह पर आप लिख दोगे 3c। ठीक है, अच्छा यहाँ ब्रैकेट देना भूलिएगा मत, अगर आप ऐसे लिख दोगे 2 -4a और यहाँ 3c तो ये सारा गलत हो जाएगा। ये लग रहा है कि 2 में सिर्फ -4a घट रहा है, जबकि 2 इंटू -4a लिखा जा रहा है। वो माइनस देने का मतलब, ये सारी चीज समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, a में b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं लिख दूं a माइनस बी ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, a इंटू माइनस बी है, वो ये गुना हो रहा है। ये सारी चीज पता होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ, वो गुना हो रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ 3, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 4 - 3, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर बताइए। तो सभी के आंसर एक आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं 4 - 3 और ब्रैकेट में लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, -12। ठीक है, तो इसका मतलब गुना है। ठीक है, तो ब्रैकेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रैकेट को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये वाले टर्म को अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म आपका हुआ है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 BC का टर्म, है ना, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, और ये 24 AC जो है यहाँ पर लिखा रखा है। इसको आप चेक करोगे तो माइनस के 24 AC मिल जाएंगे। इतना क्लियर है, तो ये बस चेक करना है, वो हमेशा आपका सही आएगा, है ना, वो सेट हो जाएगा हमेशा फॉर्मूला पे। आपके क्लास 9th में जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। इतना क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अगर ये टोटल 6 टर्म आपको मिल जाते हैं, तो वो यहां पर टोटल 6 टर्म्स थे। ठीक है, ठीक है, देखो ये 1 टर्म, 2 3 4 5 6, यहां पर भी टोटल 6 टर्म मिल गए, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2xz। अगर इतना 6 टर्म मिल गया तो आप इसको लिख सकते हो -4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए, इतना क्लियर है। और अगर -4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो -2a 4a प्लस 2b प्लस 3c इंटू -4a प्लस 2b प्लस 3c, और यही हमारा आंसर हुआ, गुणनखंड कर दिया हमने। ठीक है, a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ दिया, मतलब दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, गुणनखंड के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। इतना क्लियर हुआ। इतना समय तो इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। नहीं, दोबारा नहीं, इसको क्या करते हैं, इसी में सेम क्वेश्चन मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, अलग डेटा के साथ। आप खुद से ट्राई कीजिए, सही गलत जो भी आपको लगता है। आप मान लो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है,
25x², इसको फिर से आपको गुणनखंड ही करना है। 25x² बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। 4y² प्लस 9z², ठीक है, माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको गुणनखंड कीजिए, ठीक है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। इसको ट्राई कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 1 मिनट का समय दिया जाएगा, फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा। देखो ये क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा, ये तो आपको दिख रहा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। यहां से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 6 टर्म है, कोई 3 टर्म को जोड़कर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले तो फॉर्मूला डिसाइड कर लेना है। फॉर्मूला लिख लीजिए। किसी को बैठे नहीं रहना है, ट्राई कीजिए, ठीक है। जो भी सही गलत मानो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या करोगे? छोड़ना नहीं, ठीक है। सभी ने ट्राई किया? अब देखिए, ठीक है, अगर आप अब तक, अच्छा सर, एक आंसर आ चुका है, -5x² माइनस 5x माइनस 2y प्लस 3z। अच्छा, किसी का y नेगेटिव है, किसी का x नेगेटिव है, ठीक है। 2 आंसर आए। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर में आपको स्क्वायर नहीं लिखना है। अगर आप -5x² लिख रहे हो तो वहां पर आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर लगेगा। चलिए, अब अगर आप सोल्व कर रहे हो तो अभी आप छोड़ो सोल्व करना, ठीक है, पहले समझ लेना है आपको, ठीक है। अब स्क्रीन पर देखिए। अब देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन आया, इतना तो सभी को समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। फॉर्मूला सभी को याद है, इतना समझ में आ गया। इतना तो समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, आप क्या करोगे? XY नेगेटिव दिख रहा है, XY नेगेटिव दिख रहा है और YZ नेगेटिव दिख रहा है। दोनों में आपको क्या दिख रहा है? कॉमन, Y कॉमन दिख रहा है, मतलब Y हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। Y नेगेटिव हो गया तो यानी साइड में लिख देंगे कहीं पर रफ में कि Y को हम नेगेटिव रखने वाले हैं, X को हम पॉजिटिव रखने वाले हैं और Z को पॉजिटिव रखने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि ये कैसे डिसाइड किया। चलिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी छोड़ दो और आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। कितना समझ में आया कि Y को नेगेटिव और XZ को पॉजिटिव रखेंगे, कैसे डिसाइड किया? क्लियर है। चलिए, अब फॉर्मूला लिख देना है आपको। फॉर्मूला क्या लिखोगे? आप फॉर्मूला लिखोगे A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। ये 2AC हो गया। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही टर्म लिख रखा है, ये वाला है, तो इसको आप उल्टे तरीके से लिख दो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सेट करोगे तो 25x² को आप लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर। या तो ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे, यही दोनों में कोई ऑप्शन होगा। आप ये बताइए, ये लिखिएगा या B लिखिएगा, मुझे बताओ। यस सर।
5x का होल स्क्वायर लिखोगे या -5x का होल स्क्वायर लिखोगे, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव वाला लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था कि x को हम पॉजिटिव रखने वाले। ठीक है, देखो x को आप पॉजिटिव रखने वाले हो, अभी डिसाइड किया था। तो नेगेटिव किसको रखना है? y को नेगेटिव रखना है। ठीक है, y को नेगेटिव रखना है बस। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? 25x स्क्वायर को आप लिखोगे 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर को क्या लिखोगे? -2y का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि y को नेगेटिव रखना है। 9z स्क्वायर को क्या लिखोगे? 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, 3z का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे? फिर प्लस लिखोगे 2। फॉर्मूला में दिख रहा है 2ab, तो 2 की यहां पर हमें दिख रहा है कि ये वाला टर्म हमारे पास a आया, ये वाला टर्म हमारे पास b आया, और ये वाला टर्म हमारे पास c आया। यानी 2ab के जगह पर a के जगह पर आप 5x लिख दो, है ना? ये 5x है, a के जगह पर आप लिखोगे 5x, b के जगह पर आप लिख दोगे -2y, है ना? यहां से आपको देख लेना है। ठीक है, यहां से आपको देख लेना, b के जगह पर माइनस, इसको चेक करके देख लो, तो ये -20xy आ जाएगा। तो ये -20xy आएगा, ये बस चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। अब जल्दी जल्दी आप लिखोगे क्या? 2bc, 2 का 2 ही लिख दिया, b के जगह पर आप लिखोगे -2y, और c के जगह पर आप लिखोगे 3z, और इसको चेक करोगे तो ये मिल जाएगा आपको -12yz। ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हो +2, a के जगह पर आप लिखोगे 5x, और c के जगह पर आप लिख दोगे 3z, है ना? इसको चेक किया तो आपको मिल जाएगा 30xz। ठीक है, ये 30xz के बराबर आ गया। अब ये सारे टर्म्स मिलकर क्या बनेंगे? यहां से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी 5x प्लस -2y प्लस 3z, है ना? और इसका होल स्क्वायर। अगर ये स्टेप आप नहीं भी लिखो, मान लो ये स्टेप आप अगर नहीं भी लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हो कि 5x, y हमारा नेगेटिव है और z हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा होल स्क्वायर आया। और यहां से आप दो बार इसे लिख दोगे 5x -2y प्लस 3z इंटू 5x -2y प्लस 3z। इतना बताइए, ये समझ में आया सभी को? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे सभी लोग? सर क्वेश्चन ही दे दो ना आप। नहीं, अब सर जो आपने फर्स्ट में वर्गमूल लगा रखा उसमें सेकंड, उनके बाद जब हम फॉर्मूला दोबारा वही लेंगे तो नहीं लगेगा स्क्वायर? फिर से बताइए क्या बोला आपने? सर जैसे आपने 5x और उसके ऊपर 2 की पावर लगा रखी है, फिर सर हमने दोबारा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 5x लिया, तो उसके ऊपर नहीं लगानी पावर? यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर a के ऊपर वर्ग है ना, यहाँ पर इस फॉर्मूला को देखिए, a के ऊपर वर्ग आपको दिख रहा है? ठीक है, यस सर। यहाँ पर a के ऊपर वर्ग दिख रहा है क्या आपको? नो सर। ठीक है, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, है ना? 2ab है। ठीक है, a के जगह पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, a के जगह पर आप a स्क्वायर के जगह पर आप 5x स्क्वायर लिखे हो, है ना? 5x का स्क्वायर लिखो, मतलब a के जगह पर आप 5x लिख रहे हो, तो जहां जहां a है वहां पर आप 5x लिखोगे, जहां b है वहां -2y लिखोगे, जहां b स्क्वायर है वहां -2y का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर आंसर तो ठीक था मेरा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए यस सर, यही आ रहा था। चलिए, अब आपको क्या दिख रहा है? 9m04 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो थोड़ा सा समय है, इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए नाम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? इंग्लिश में भी और हिंदी में। ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है आपका। ठीक है, बीजगणित है। ठीक है, चलिए लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रैखिक। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हुआ समीकरण। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब होता है दो चर वाला। ठीक है, तो तीन चीज आई। ठीक है, ध्यान देना, तीन चीज आया। पहला क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तीनों ही नाम को फोकस कीजिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। पहला चीज समझने की कोशिश करते हैं, समीकरण का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं, मैं लिख दूं 2x - 3y + 4, क्या ये समीकरण है? हाँ या ना, ये बताइएगा, ये समीकरण है क्या? यस सर। तो आंसर होगा कि यह एक समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों समीकरण नहीं है? क्योंकि यह एक बहुपद है, या कह सकते हो यह एक व्यंजक है। क्या है ये?
यह एक व्यंजक है, ठीक है, व्यंजक है। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहो तो इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसे इक्वेशन बनाना चाहूं, ये बेसिक चीजें, सारी चीज आपको पता होना चाहिए क्लास 9 तक। जीरो। अब ये जो आया, ये एक्सप्रेशन बन गया इक्वेशन, मतलब व्यंजक बन गया समीकरण, ठीक है, ये समीकरण बन गया। ये समझ में आया? तो ये वाला जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये व्यंजक है, 2 नंबर समीकरण है। तो समीकरण में क्या होगा? LHS बराबर RHS कुछ होगा, बीच में इक्वल टू का साइन जरूर होगा, ठीक है। बिना इक्वल टू के साइन का आप उसको समीकरण नहीं कहते। तो समीकरण का मतलब समझ लिया क्या होता है, ठीक है। समीकरण में क्या होगा? समीकरण में हमेशा LHS और RHS का टर्म होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं x² + 4y, तो ये एक व्यंजक है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं लिख दूं x² + 4y = 5, अब ये इक्वेशन बन गया, अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें दाया पक्ष है, बाया पक्ष आ गया, LHS और RHS आ गया। ये समझ में आ गया ना कि व्यंजक और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। काफी आसान है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाएगा आपको देख के। चलिए, सर LHS और RHS क्या है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। मतलब अगर आप इस तरीके से लिखते हो x² + 4 = 9, 9 + y अगर लिख दिया, तो आपके बाएं हाथ की तरफ आपको दिख रहा होगा x² + 4, तो ये कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी दायां हाथ की तरफ है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करते हैं उसको, ठीक। हाँ जैना, आप सर बताइए क्या डाउट है आपका। हाँ बताइए। सर वो जो 0 लगाते हैं, अगर वो हम 0 नहीं लगाए तो? अगर मैं इस तरीके से लिख दूं x² + 5y, 0 के जगह कुछ भी आप लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, या 7 के जगह पर मैं कुछ वेरिएबल ही लिख दूं, ZY लिख सर दूं। वो जो आप मतलब बराबर का साइन होना चाहिए, एक LHS होना चाहिए दायां तरफ, और एक बायां तरफ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ x² - 5 लिखा हुआ है, तो ये एक व्यंजक है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी तक हमने समीकरण समझा, अब समझते हैं रैखिक का मतलब। तो रैखिक का मतलब ये होता है किसी का घात, जो भी समीकरण है, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। किस पे? चर राशि पे, मतलब x पे, y पे, जो भी आपका वेरिएबल है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूं। तो 1 से अगर ज्यादा किसी समीकरण में अगर इस तरीके से लिख दिया, x² + 7x + 0, ये रैखिक समीकरण है क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें घात तो में 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, रैखिक नहीं होगा। क्लियर है? एक रैखिक नहीं होगा। रैखिक समीकरण के लिए आप लिख सकते हो x + y = 0। यहां पर कितना पावर दिख रहा है? इस पे भी 1, इस पे भी 1। अगर मैं x लिख रहा हूं तो x का मतलब क्या होता है? x पे पावर 1, तो पावर कितना होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए, तब उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है? रैखिक का मतलब क्या हुआ? घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा अगर हो गया तो वो रैखिक नहीं होगा। अब यहां पर तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज आपको दिख रहा है 2 चर वाला। क्या दिख रहा है? 2 चर वाला। मतलब जो भी समीकरण है उसमें 2 वेरिएबल आने चाहिए, मतलब एक्स वाई आना चाहिए, या जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही आए, हो सकता है वाई जेड आ जाए, या हो सकता है एक्स आए, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल आएगा, ठीक है। 2 वेरिएबल आएगा तो हम कहेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x - 3y = 9, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो 3 चीज आपको चेक करना है, इसमें 2 चर है या नहीं है, ये रैखिक है या नहीं है, ठीक है, और ये एक समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज आपको चेक करने होंगे। तो बोलोगे कि सर ये तो समीकरण है, ये तो साफ दिख रहा है समीकरण है, 2 चर भी है, एक्स और वाई है, तो 2 चर वाला भी हो गया, और इसका जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण भी हो गया। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इतना क्लियर है? चलिए, तो एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं
2x² प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, ये बताइए। तो बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ एक चर दिख रहा है, सिर्फ x, तो ना ही दो चर वाला नहीं। रैखिक है क्या, तो इसमें पावर आपको 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात हो गया, रैखिक भी नहीं है। ये समीकरण है क्या, तो बोलेंगे हाँ समीकरण है, लेकिन ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं, हालांकि ये समीकरण है लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं अगला लिख रहा हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दिया 2x माइनस 9y प्लस 12, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? 2x माइनस 9y प्लस 12, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? नो सर। ठीक है, ये दो चर तो है इसमें। ठीक है, आप बोलोगे दो चर तो है, x और y दिख रहा है। ठीक है, रैखिक भी है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, लेकिन ये समीकरण नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन हमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगर मैं इस तरीके से लिख दिया, अगर मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस 9z प्लस 3 बराबर 0, ये बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यस सर। तो बोलोगे ये रैखिक समीकरण तो है, रैखिक तो है, समीकरण भी है, लेकिन दो चर है क्या? तो नहीं, क्योंकि इसमें एक चर और है, ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण, वाला क्योंकि एक्स वाई के साथ जेड भी आ गया, तो ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं था कि ये भी रैखिक समीकरण नहीं है दो चर वाला। ठीक है, तो तीनों ही चीज चेक करना है, कोई एक चीज चेक करिएगा तो नहीं होगा, तीन चीज चेक करना है, दो चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं √2x माइनस 9y बराबर 8, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो बोलोगे सर यहाँ पर दो चर हमें दिख रहा है x और y, तो दो चर हो गया, मैक्सिमम पावर 1 है सभी जगह, तो रैखिक भी है, इक्वल टू भी दिख रहा है, तो ये समीकरण भी है, तो यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आया? ये बताइए, आज की क्लास फिर इतना ही तक क्लोज करेंगे। इसके आगे की चीज क्वेश्चन इस पे दो चर वाले रैखिक समीकरण पे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी क्लास को छोड़कर किसी को भी होमवर्क आपको अभी दिया जाएगा, एक लिंक दिया जाएगा, आज आपको लिंक से ही होमवर्क करना है।